ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर का पोर्शन और उसमें राइटिंग एसेज। और फिर जो हम ऐसे राइटिंग सीखते आ रहे हैं उसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। इस तरह इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपने एक ऐसे कंपोज करना है। फिर उसके बाद आप लोग एक दूसरे के साथ वो एसेज एक्सचेंज करोगे और फिर एक दूसरे के एसेज को आपने राइट करना है, प्रूफ रीड करना है, दोबारा से पढ़ेंगे आप। फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये ऐसे इस तरह से होना चाहिए, आप एक दूसरे के एसेज को दोबारा से रीराइट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेसन। आपके हमारे जो सेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, फोकस ऑन राइटिंग प्रोसेस इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं प्रोडक्ट आपको नहीं देने वाली और मैं नहीं दे रही हूँ आपको, आपने राइटिंग प्रोसेस पे फोकस करना है। आपका फोकस अगर राइटिंग प्रोसेस पे होगा फिर आप लिख सकते हैं। अगर मैं आपके सामने प्रोडक्ट रख देती हूँ कि ये है वो ऐसे जो कि आपकी बुक में आपसे मांगा गया है, या ये जो एक्टिविटी आपको बताई गई है ये वो ऐसे है, फिर इससे क्या होगा, आप उस प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे और आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसे कंपोज नहीं कर पाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, राइटिंग प्रोसेस पे ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा देना है। लुक एट द फेजेस ऑफ राइटिंग। राइटिंग के जो फेजेस हैं, एक्सप्लोर स्ट्रैटेजीज फॉर स्टार्टिंग राइटिंग अर्लियर, कि आपने पहले लिखना स्टार्ट लेना है। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर टू एन एकेडमिक ऐसे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। रिव्यू एग्जाम्पल्स और फिर लर्न अबाउट सम यूजफुल राइटिंग रिसोर्सेज, और फिर एडिट एंड री राइट पीयर एसेज। जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज हैं, उनके एसेज को एडिट करना है, फिर दोबारा से री राइट करना है। ठीक है, सो राइटिंग फेजेस क्या होते हैं, प्लान, थिंक, राइट। आपकी सबसे पहले आपके पास टॉपिक आ जाता है, आपने प्लान किया, फिर आपने उस पर सोचा, फिर आपने रिसर्च की, फिर राइटिंग की, फिर उसकी एडिटिंग की। ठीक है, ये तो आप देखते आ रहे हैं। अच्छा, प्लानिंग में आपके पास क्या आ जाता है, प्लानिंग में आपके पास आता है, प्लानिंग टाइम फ्रेम में आपके पास क्या आता है, लिस्ट टास्क्स जो है वो, फिर आपने डेडलाइंस क्रिएट करनी है। ठीक है, आप जब स्टार्ट लेते हैं तो फिर प्रिलिमिनरीज क्या हैं, गैदरिंग आप क्या करेंगे, जब आप गैदर करेंगे डाटा कब तक करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन कब तक कंप्लीट होगी, आप कब तक फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर कब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद रफ़ आउटलाइन आप कब बनाएंगे, आप ड्राफ्ट 1 कब बनाएंगे, फिर उसको दोबारा से ड्राफ्ट 2 कब बनाएंगे, रेफरेंसेस ऐड करेंगे और प्रूफ रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो प्लान है आपके पास। अब प्लान में आप अपने लिए डेज फिक्स करेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास लेंथ उस ऐसे की कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए, और रेफरेंसिंग आप कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से। फिर उसके बाद आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। ये स्टूडेंट्स, यही बेसिक स्टेप्स आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में भी यही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने अपने असाइनमेंट को एनालाइज करना है, आपने अपने वर्ड्स में सारा कुछ लिखना है कि आपके ऐसे के बारे में या आपके असाइनमेंट के बारे में वो क्या चाहते हैं आपसे, तो वो चीज़ें आप एक दफ़ा पेन डाउन करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास क्या क्या आपको पता है वो चीज़ें सब्जेक्ट मैटर के बारे में, और फिर व्हाट बैकग्राउंड इन्फो की आपको ज़रूरत है, क्या आपको मज़ीद मालूमात चाहिए उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने में, और फिर आप कौन सा रीडिंग मटेरियल चूज़ करेंगे। ठीक है, कहाँ से कौन सी बुक को देखेंगे, कहाँ से मटेरियल लेके आएंगे, इंटरनेट यूज़ करेंगे, बुक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर थिंकिंग में आपके पास क्या है, इनिशियल आइडियाज़, जो आपके शुरू के आइडियाज़ हैं उसमें फिर ब्रेनस्टॉर्म आ जाती है। ब्रेनस्टॉर्म में क्या है, माइंड मैप बना दिया या लिस्ट बना लिए, ड्राइंग्स बना ली, ड्राइंग्स आपने देख ली, या फिर आपने डिस्कशन की किसी के साथ कि वो आपको मज़ीद इजाफ़ा होता है।
फिर कुछ ऐसे नोट्स आपने बना के रख लिए कि ये नोट, ये नोट, ये नोट्स। तो इस तरह से भी फिर ये आपके पास एक इनिशियल प्लान बन जाएगा और फिर उसकी प्रिलिमिनरी रीडिंग करेंगे, ठीक है। फिर आउटलाइंस आर योर रेसिपी। जब आप कोई रेसिपी लेते हैं फिर आप कुकिंग उस रेसिपी को देख के करते हैं, तो इसी तरह ऐसे की जो आउटलाइन है वो आपकी रेसिपी है, उसी को करते जाएंगे आप। फिर आपके पास एक एंड प्रोडक्ट बिरयानी बन जाती है। सपोज़ आपको बिरयानी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये आपकी रेसिपी है, ठीक है। और फिर आप उसी तरह से जब आप उसको बनाते हैं तो फिर क्या बनता है, आपके पास प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है। तो ये आउटलाइन जो है वो इसी तरह है। प्लानिंग में आपके पास क्या आता है, व्हाट डू यू वांट टू से, और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। फिर राइटिंग में क्या होगा, कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज़। आपके जो आइडियाज़ हैं वो आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन और फिर आउटलाइन ऑफ एसे, फिर मेन सेक्शन जिसमें पॉइंट ए उसकी डिटेल्स, उसकी एविडेंस, फिर पॉइंट बी डिटेल्स एविडेंस, फिर उसके बाद कंक्लूजन, फिर समरी ऑफ मेन पॉइंट्स, फिर पर्सनल कंक्लूजन जो आप कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, डेफिनेशन। अब हमारे पास सपोज़ एक है टॉपिक जो कि मैंने लिखा है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। आपके पास इंट्रोडक्शन है, ठीक है। व्यूज़ ऑफ स्ट्रेस, जनरल कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेस और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस, और उसी में आपका थीसिस स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ही आपका थीसिस स्टेटमेंट आ जाता है, लेकिन उसमें इंट्रोडक्शन में आपने इन तमाम चीज़ों को टच देना है। व्यूज़ ऑफ स्ट्रेस, जनरल कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेसर और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस। व्यूज़ क्या है और फिर कैटेगरीज क्या है और फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या इसके जो है वो असरात होते हैं। फिर मेन पॉइंट जो है वो आपका क्या है, व्यूज़ ऑफ स्ट्रेस, जो कि सेकंड वन था। उसमें साइकोलॉजिकल व्यूज़ आ जाते हैं, फिजियोलॉजिकल आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजी पे आपके क्या असरात रखता है स्ट्रेस, फिर साइकोलॉजिकल आपकी साइकोलॉजी को किस तरह से चेंज करता है, फिर जॉब स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। और फिर समरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज, फिर आपने इसकी समरी दे दी, ठीक है। फिर पॉइंट बी जिसमें है आपके पास कैटेगरीज, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, उसमें होमवर्क हो गया, उसमें इंटरफेस हो गया, लाइफ स्ट्रेस या इंडिविजुअल के स्ट्रेस या इवैल्यूएशन ऑफ कैटेगरीज एंड देयर इम्पैक्ट। फिर आपने ओवरऑल उनको इवैल्यूएट किया और फिर उनका इम्पैक्ट बयान किया आखिर में, ठीक है। फिर मेन पॉइंट सी जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस आप बयान करेंगे, राइट, जिसमें क्या होगा, फिजिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है फिजिक पे, बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और फिर समरी ऑफ इम्पैक्ट, पूरा इम्पैक्ट की जो समरी है, कॉन्सिक्वेंसेस की समरी है वो आपने बयान कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद कंक्लूजन, और कंक्लूजन में मेन पॉइंट्स सारे, और फिर वो सारे मेन पॉइंट्स बयान करने के बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट को जो है वो रीस्टेट किया और फिर एक कंक्लूडरी सेंटेंस लिखा, जो कि ऐसा सेंटेंस है जो कि रीडर को मज़ीद सोचने पे मजबूर करता है, ठीक है। रीडिंग और रिसर्चिंग में क्या आता है, यूज़ रफ आउटलाइन एज गाइड। जो आपने रफ आउटलाइन बनाई है वो आपका गाइड है, ठीक है। आपने उसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, गैदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द टॉपिक। अच्छा, फिर आपने अच्छे नोट्स बनाने हैं और फिर जो आप कंटेंट आपके पास है उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है। जिसी तरह आउटलाइन बनाई है उसी तरह से, अगर पॉइंट ए है तो ये तो ए पॉइंट में जाएगा, और अगर ये मेन पॉइंट बी है तो ये मेन पॉइंट बी में जाएगा। आपने उसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। चूज़ व्हाट टू इंक्लूड, और फिर और क्या हो सकता है। टाइप्स ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट पॉइंट्स। अब कुछ ऐसे एविडेंस भी होने चाहिए जो आपके पॉइंट्स को सपोर्ट करें। उसमें क्या है, कोट्स आ गए, टेबल्स आ गई, पैराफ्रेजिंग ऑफ किसी और ने कुछ और कहा है उसको पैराफ्रेज करके आपने लिख दिया, ठीक है। राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग अर्ली। आपने जो है वो राइटिंग स्टार्ट करनी है। फिर एक्सटेंड आउटलाइन, फिर उसके बाद उस आउटलाइन को बढ़ा देना है। वन आइडिया और सेक्शन
एट अ टाइम, फिर एक आइडिया एक सेक्शन को एक टाइम पे आप लें। गेट समथिंग डाउन, राइट फर्स्ट रफ ड्राफ्ट, सबसे पहले आपने एक रफ ड्राफ्ट बना लिया। रिवाइज एंड इम्प्रूव ड्राफ्ट, फिर आपने उसको रिवाइज किया, इम्प्रूव किया, और फिर आप देखें कि मज़ीद और कितने ड्राफ्ट्स आप देखते हो जब आपके पास फुल एंड, जब तक आपके पास फुल एंड फाइनल शक्ल में वो नहीं आ जाता। ठीक है, अच्छा जी, तो ये ज़रा आप याद रखें कि पैराग्राफ क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है पैराग्राफ। व्हाट ग्रुप्स देम, अब ये ग्रुप तो है पैराग्राफ, लेकिन क्या चीज़ उनको एक ग्रुप बनाती है? एक आइडिया उनको एक ग्रुप बनाता है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर हम पैराग्राफ को ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं तो वो एक ही ग्रुप में क्यों डाले गए, क्या वजह थी? ऑफ कोर्स एक आइडिया पे आप एक पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, अब पैराग्राफ स्ट्रक्चर ज़रा देखें। स्टूडेंट्स रिक्वायर मोर रिक्रिएशनल टाइम इन ऑर्डर टू बेटर फोकस ऑन लेसन्स इन क्लास. In fact, studies have shown that students who enjoy a recess of more than 45 minutes consistently score better on tests immediately following the recess period. तो अगर टाइम पीरियड रेसिस का बढ़ा दिया जाए तो स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। क्लिनिकल एनालिसिस फर्दर सजेस्ट दैट फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेटली इम्प्रूव द एबिलिटी टू फोकस ऑन एकेडमिक मटीरियल। जब तक फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे फोकस नहीं कर सकते हैं। लॉन्गर पीरियड ऑफ रिसेस आर क्लियरली रिक्वायर्ड टू अलाउ स्टूडेंट्स द बेस्ट पॉसिबल चांसेस ऑफ सक्सेस इन देयर स्टडीज़। तो रिसेस के जो लॉन्गर पीरियड्स होते हैं वो क्या करते हैं? बेस्ट पॉसिबल चांसेस ऑफ सक्सेस है। अब देखिए तमाम का आइडिया एक ही है। क्लियरली physical exercise is just one of the necessary ingredients for improving student scores on standardized tests. अब इसी को हम डाइसेक्ट करके देखते हैं इसी पैराग्राफ को कि students require more recreational time in order to better focus on lessons in class. ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब फैक्ट्स, In fact, students have shown that studies have shown that students who enjoy a recess of more than 45 minutes consistently score better on tests immediately following the recess period. ये क्या है? ये सपोर्टिंग सेंटेंस है, स्टडीज़ का नाम लेके। ठीक है, कोई एग्जाम्पल बता रहा है, स्टडीज़ का बता रहा है और अपने ओपिनियन को सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, क्लिनिकल एनालिसिस जो है वो क्या है? फर्दर सजेस्ट दैट फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेटली इम्प्रूव द एबिलिटी टू फोकस ऑन एकेडमिक मटेरियल। ये भी सपोर्टिंग सेंटेंस है, उसी आइडिया को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, लॉन्गर पीरियड्स ऑफ रिसेस आर क्लियरली रिक्वायर्ड टू अलाउ स्टूडेंट्स द बेस्ट पॉसिबल चांसेस ऑफ सक्सेस इन देयर स्टडीज। ये क्या है? कंक्लूडिंग सेंटेंस है, कंक्लूड कर लिया कि भाई ये सब कुछ है तो फिर क्या होगा? लॉन्गर पीरियड ऑफ रिसेस चाहिए। फिर उसके बाद ट्रांजिशनल सेंटेंस देखें। क्लियरली फिजिकल एक्सरसाइज इज़ जस्ट वन ऑफ द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स। ये ट्रांजिशनल है, ये हमें अगले पैराग्राफ की तरफ रास्ता दे रहा है कि ये तो एक है, अच्छा फिर दूसरा क्या होगा? फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट स्कोर्स ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट्स, ये है ट्रांजिशनल सेंटेंस। तो ये स्ट्रक्चर हो गया पैराग्राफ का। आपने टॉपिक सेंटेंस दिया, दो सपोर्टिंग डिटेल्स दे दी, फिर उसके बाद आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस के उसका हल क्या है? हल ये है कि लॉन्गर पीरियड्स ऑफ रिसेस दे दें। फिर उसके बाद ट्रांजिशनल सेंटेंस के भाई ये वन ऑफ देम है। अब क्या होगा? आपके जहन में आ गया कि अच्छा नेक्स्ट पैराग्राफ में कोई और भी जो है वो अच्छे स्कोर करने की कोई और वजह, कोई और रीज़न भी बताई जाएगी। अब आपने अपने आर्ग्यूमेंट को डेवलप करना है। यूज़ सोर्स मटेरियल, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, शो अवेयरनेस ऑफ कम्प्लेक्सिटीज़। आपको उन सब कम्प्लेक्सिटीज़ का पता होना चाहिए ग्रेड 12th के लेवल पे। और फिर शो लाइन ऑफ रीजनिंग, लिंक पॉइंट, सेंट्रल गाइडलाइन, ये सारा कुछ। ठीक है, योर कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन एविडेंस, शो अवेयरनेस ऑफ, आपको सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ का पता होना चाहिए, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। फिर योर कंक्लूजन जो है वो क्या होना चाहिए? बेस्ड ऑन एविडेंस। एविडेंस पे आप अपनो
पैराग्राफ को कंक्लूड करेंगे। स्ट्रक्चर योर आर्ग्यूमेंट, फिर जो आपका आर्ग्यूमेंट है उसका स्ट्रक्चर जो है वो रीजंस फॉर एंड एविडेंस, रीजंस अगेंस्ट एंड एविडेंस, फेवर में, फिर उसके एविडेंस, सपोर्टिंग डिटेल, फिर अगेंस्ट, फिर सपोर्टिंग डिटेल, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ठीक है, आउटलाइन ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स की आउटलाइन होगी तभी आप जो है वो चार्ट्स की या डायग्राम्स की तभी आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। फिर आपने रेफरेंसेस यूज़ करने हैं कि भाई कहाँ से और ये सब आ रहा है, लेकिन रेफरेंसेस आपको रिसर्च प्रोजेक्ट में मैं डिटेल से समझाऊंगी कि रेफरेंसेस को किस तरह से यूज़ करना है, जहाँ से आप मटेरियल ले रहे हो वो सारा कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो आपका टीचर है वो आपको किस वजह से मार्क्स देगा, क्या टॉपिक पे फोकस रहें, स्ट्रक्चर ऑफ एसे का ख्याल रखें, उसकी कॉन्टेक्ट का ख्याल रखें, उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स आप बता रहे हैं, जैसे कि पैराग्राफ में एक आर्ग्यूमेंट, दूसरे पैराग्राफ में दूसरा आर्ग्यूमेंट, और फिर फॉर एंड अगेंस्ट अगर आप किसी टॉपिक के जाते हैं उसका एविडेंस बताते हैं। तो ये सारा कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप उसको प्रेजेंट करते हैं, आप इन रिटर्न दे देते हैं या आप क्लास के सामने आके उसको प्रेजेंट करते हैं, तो ये सब कुछ आपको होल्ड होना चाहिए। फिर रेफरेंसेस आप दे सकते हैं, एविडेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव हैं, आपका ग्रामर अच्छा है, और फिर आपने लर्निंग रिसोर्सेज को यूज़ किया है। अब ये सब करने के बाद आपने अपने एसे को कंपोज किया। ठीक है, पूरा उसी तरीके से मैंने आज आपको पैराग्राफ के भी बता दिया, तो उसी तरीके से आपने बना दिया पूरा। ठीक है, अपना एसे, और आपने उसको कंपोज किया और 5 पैराग्राफ्स पे पूरा एसे लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि ईच स्टूडेंट शुड प्रूफ रीड अनदर्स एसेज। अब आप देखें कि क्या जो आपने आउटलाइन बनाई है या किसी दूसरे स्टूडेंट ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, तो आपने क्या करना है, एक्सचेंज करना है। अपना ऐसे जो आपने लिखा है उस पर अपना नाम लिख के आप किसी दूसरे स्टूडेंट को दे दें, और दूसरा स्टूडेंट जो है वो अपना ऐसे अगर आपको देता है या वो किसी और को देता है और थर्ड पर्सन आपको देता है, वो ऐसे आपने पढ़ना है। फिर आपने इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। इंट्रोडक्शन किस तरह से दी हुई है, इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो क्या थीसिस स्टेटमेंट कैसे है, जो पैराग्राफ्स जो इन्होंने थीसिस स्टेटमेंट से ही लेके जो इन्होंने पैराग्राफ्स की आर्ग्यूमेंट्स दी है उसके एविडेंस को उन्होंने शो किया है नहीं किया, एग्जाम्पल्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं, किस तरह से दिए हैं, क्या पैराग्राफ की यूनिटी है, क्या पैराग्राफ में एक ही आइडिया बयान किया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पैराग्राफ में कहीं और से कोई और आइडिया लेके एक ही पैराग्राफ कंपोज किया गया है, नहीं। अब आपने क्या करना है कि एक दूसरे के एसेज पढ़ें। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा टॉपिक एक होना चाहिए लेकिन फिर एक दूसरे के पढ़ें, फिर आपको पता होगा कि आपने आउटलाइन बनाई है और उसके हिसाब से जो आपने मटेरियल कलेक्ट किया है, फिर आपने उसको लिखा है, फिर आपने उसकी प्रूफ रीडिंग की है। ठीक है, आपने जो ड्राफ्ट्स बनाए थे उसके बाद आप आके फाइनल एंड प्रोडक्ट पे पहुंच गए, आप फाइनली उस ऐसे को लिख पाए। अब क्या दूसरे स्टूडेंट के और आपके ऐसे में क्या डिफरेंस है, क्या आपका ऐसे इस लिहाज से बेटर है या दूसरा, फिर एक दूसरे के साथ डिस्कस करें इन पॉइंट्स को कि नहीं मैं ये समझता हूँ कि आपने ये वाला जो पॉइंट लिखा है ये अगर उस पैराग्राफ में होता तो ये ज़्यादा बेहतर था, या उस पैराग्राफ का या आपका थीसिस स्टेटमेंट ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। या फिर आपने कंक्लूजन में क्या किया है, आपने कंक्लूजन में सही से कंक्लूजन नहीं दिया है, आपने इन पॉइंट्स का तो जिक्र ही नहीं किया जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है, आपने अपने थीसिस को दोबारा से
स्टेट नहीं किया, आपने दोबारा से उसको नहीं लिखा, दूसरे अल्फाज में उसको नहीं लिखा है, आपके रेफरेंसेस वीक हैं, या आपने कोटेशंस का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे ये भी हो सकता है। फिर आपने बैठ के उस ऐसे को अब आपने लिखना है। कुछ तो स्टूडेंट ने लिखा है जहाँ आपको लग रहा है कि उसके ऐसे में यहाँ पे वीकनेस है, आप दोबारा से उस ऐसे को कंपोज करें। और आपका जो ऐसे दूसरे स्टूडेंट के पास गया है, वो स्टूडेंट उसको जो है वो दोबारा से रीड्राफ्ट करके, प्रूफ रीडिंग करके, फीडबैक देके उसको दोबारा से उसका एक ड्राफ्ट बनाए और फाइनल रिज़ल्ट, फाइनल एंड प्रोडक्ट में लेके आए। फिर आप लोग अपने एसेस का कंपैरिजन करें कि क्या जो मालूमात आपको मिल रही हैं उससे क्या आपने फ़ायदा उठाया है। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि आज का ऐसे जो है वो फाइनल प्रोडक्ट, आपको अगर मैं प्रोडक्ट देती हूँ तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको वो प्रोसेस आना चाहिए जिसमें ऐसे लिखे जाते हैं, ताकि अगर आप अगले ग्रेड्स में भी, इस ग्रेड में भी और आने वाले ग्रेड्स में भी आप अपने आइडियाज़ को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान कर सकें। ठीक है। और जितनी आप मेहनत करेंगे, रेफरेंसेस ढूंढेंगे, होमवर्क करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, रेलेवेंट पॉइंट्स पे आपने जो है वो ड्राफ्ट ज़रूर बनाना है। स्टूडेंट्स, अक्सर ऐसा होता है, बच्चे जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल की तरफ चले जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। फिर क्या होता है, उनका टाइम वेस्ट होता है। स्टार्ट में मैंने आपको प्लानिंग में टाइम इस वजह से बताया कि ताकि आप फोकस्ड रहें। आप ऐसा ना हो 10 बुक्स पढ़ें लेकिन आप कुछ भी ना लिख पाएँ। पहले तो आपने खुद ही उसको ड्राफ्ट किया, फिर उसके बाद जो आपके पास नॉलेज है वो आपने नॉलेज फिक्स की, जो नहीं पता उसके लिए आपने डेडलाइंस फिक्स की। इसको 1 दिन में, इसको 1 दिन में, इसको 2 दिन में, इसके लिए 1 दिन, इसके लिए 2 दिन। तो फिर क्या होगा, आपके लिए ऐसे लिखना आसान होगा। एक दफ़ा इस प्रोसेस से गुज़र गए, सेकंड टाइम आपके लिए ऐसे लिखना बहुत आसान हो जाएगा। आपके लिए कुछ भी अपने अल्फाज में आप उसको लिख सकते हैं। आप पैराग्राफ की यूनिटी रखेंगे। आपको ये अगर समझ में आ गया कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरह से बयान किया जा सकता है, आपको ये चीज़ दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगी। दैट्स वाई मैं यही कहूँगी कि आपने एक दूसरे के एसेस को एक्सचेंज करना है और फिर इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखते हुए दोबारा से आपने इनको पढ़ना है और फिर अपना रीड्राफ्ट बनाना है कि नहीं, इसमें यहाँ पे कोहेरेंसी नहीं है, यहाँ पे इसमें यूनिटी नहीं है इस पैराग्राफ में, या इस पैराग्राफ को यहाँ होना चाहिए। ठीक है। और उस एविडेंस को आपने बहुत सोच समझ के कलेक्ट करना है, उस आर्ग्यूमेंट को जो कि आप अपने एसे में करने जा रहे हैं। ठीक है। सो फिर आपने एडिट किया उसको और दोबारा से लिखा। फिर आप देखेंगे कि वो जो ऐसे है जो फर्स्ट आपके पास, वो फाइनल ड्राफ्ट था, लेकिन वो आपके पास आके वो कितना चेंज हो गया, उसमें कितनी चेंजेस आई, ये भी आप जब देखेंगे तो फिर आपको जो है वो बहुत अपील करेगा और लगेगा कि अब जो है वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट आपकी राइटिंग में आती चली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आपको ऐसे लिखना आ जाए, दैट इज़ समथिंग कि वो आपको फिर मास्टर्स तक आप उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी और आपके लिए कुछ भी मसला नहीं होगा। सो डू ट्राई इट। इन्हीं प्रोसेस को, राइटिंग प्रोसेस से गुज़रते हुए एक दफ़ा ये राइटिंग प्रोसेस आपको आ गई तो आगे आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।